Hello students, today our topic for discussion in the chapter The Cell, Fundamental Unit of Life is Endoplasmic Reticulum. So we will discuss now about endoplasmic reticulum. Introduction. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। तो पॉटर्स जो हैं, पॉटर एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है पॉटर, और हैरी पॉटर नहीं, ये पॉटर है, ER पॉटर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया इन्होंने 1945 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। होता क्या है बेटा कि ये जो सेल होती है, सेल के अंदर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर ये एक लिक्विड सा भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल, जैसे कि हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, या न्यूक्लियस होता है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इस सेल की अपनी एक आउटर लिमिटिंग डेफिनिट बाउंड्री होती है जिसे कि सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, अगर एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो इस बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड है बेटा, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखा, ये जो अंदर भरा हुआ लिक्विड है बेटा, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, यही बता रहा है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो इसी साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा ट्यूब लाइक, ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में ही अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन्स का बना हुआ ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये प्रेजेंट कहाँ है बेटा, ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इट इज absent in prokaryotes and matured erythrocytes of mammal। मैमल की मैच्योर एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, और लगभग जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं मोस्टली सभी में होता है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई डेफिनेट सेल ऑर्गेनेल्स पाए ही नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में ही ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज absent इन प्रोकैरियोट्स। देखिए, साफ साफ लिखा है, एंड गेट मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल, और सॉरी, ये absent होता है प्रोकैरियोट्स में, और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट यानी मैमल्स की जो आरबीसी होती हैं उनमें भी नहीं पाया जाता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो मैं कभी और आपको डिस्कस करके बताऊंगी। जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो मैमेलियन ब्लड होता है, उसके जो ब्लड सेल्स होती है उसमें आरबीसी होती है, वो खास होती है एरिथ्रोसाइट या आरबीसी सेल, उसमें नहीं पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए बस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम सेल को फिर से ऐसे मैं छोटा सा ड्रॉ करती हूँ, ये मान लीजिए सेल है, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और जो स्पेस यहाँ अंदर बच रहा है यही स्पेस क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। तो इसी स्पेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे संरचना ट्यूबुलर पाई जाती है, ये ऐसी है ना, ये इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये एक तरीके से देख रहे हैं कि ये सेल को एक एंडोस्केलेटन भी बनाती है सेल का। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन जैसे आपका एक स्केलेटन है, अगर आपका ये स्केलेटन नहीं हो, हड्डियाँ बोन्स का बना हुआ एक स्केलेटन नहीं होगा, तो आप ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे, लिजी सा रहेगा आपका शरीर। तो इसी तरीके से ये अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल क्या होती है, वो सेल अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाए रखने में उसे थोड़ा मुश्किल होगी। तो इस तरह से ये क्या है, खास बात क्या हुई कि ये जो है स्ट्रक्चर
ये क्या करता है, ये सेल के साइटोस्केलेटन के रूप में काम करता है। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि सेल को एक सपोर्ट देता है और उसको एक स्ट्रक्चर को डेफिनेट शेप देने में थोड़ी हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं हम, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने ये देखा, ये वाले स्लाइड्स हमने पढ़ लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी 1945 में पोर्टर ने की। ये यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। बस यही दो बातें आप यहाँ से अभी तक याद रखें। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये मेम्ब्रेन्स हैं, बस मेम्ब्रेन्स हैं। वही एक नेटवर्क, एक चैनल बना लेती है। देखिए ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क या चैनल बना लेती हैं ये मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये देखिए ये मेम्ब्रेन्स हैं और ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये चैनल बना लेती है। देखिए ऐसे ट्यूब्स हैं और ये ट्यूब्स जो है ये क्या है, जुड़ जा रही हैं। ये ट्यूब जुड़ गई, फिर ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब ऐसे जुड़ गई। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बना, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कभी कभी इसी से टूट कर, जब ट्यूब बनती है तो इसी से टूट कर ऐसे कुछ गोल गोल संरचनाएं और कभी कभी ऐसी फ्लैट संरचनाएं भी ऐसे इसी से टूट कर अलग हो जाती हैं। तो उनको, वो भी इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। लेकिन मोस्टली जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जब आप बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें आप ये ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और जिसमें क्या होता है, इसमें एक चैनल होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है। और अंदर की तरफ जो ये लिक्विड भरा होता है बेटा, ये लिक्विड क्या होता है, अंदर की तरफ भरा हुआ जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, इसके अंदर, ठीक। और सॉरी, जो इसके अंदर हुआ वो तो इसका अपना प्लाज्म हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसे साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। देखिए इधर की तरफ फिर से समझ लीजिए, ये सेल के अंदर ही है ये पूरा स्ट्रक्चर, और सेल में यहाँ 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 हर जगह क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड है, इसके अंदर भी फ्लूइड है, इसके अंदर भी फ्लूइड है। तो जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ बेटा, इसको बोलते हैं, इसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को बोलते हैं साइटोसोल। ये सब आगे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ हम फिर से देखेंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि ये एक मेम्ब्रेन से बना हुआ चैनल है, और इस चैनल में क्या होता है, इस चैनल में, इस नेटवर्क में, नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो है, इसमें ये क्या रहता है, देखिए दैट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। सबसे खास बात इस चैनल की क्या होती है, इसकी जो पोजीशन है। तो बाकी जो स्ट्रक्चर है इनको हटा देते हैं। तो ये जो हमने देख रहे हैं कि ये सेल के अंदर ये चैनल बना हुआ है, और ये चैनल जो होता है बेटा, ये चैनल क्या करता है, ये क्या बात है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो एनवलप होता है उससे अटैच रहता है। यही बात बता रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। जहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है उसी से ये अटैच रहता है। थोड़ा और अच्छा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही ऐसे पूरा जुड़ा हुआ रहता है, कंटिन्यूअस चैनल बनाता है, और ऐसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है। तो ये आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ जो भरा है वो है साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये जो जैसे आपने देखा कि ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इसमें ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो स्ट्रक्चर है ये पाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो लगभग न्यूक्लियस के पास की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ऐसी सतह जो होती है, इनकी सतह के ऊपर कुछ ऐसे संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक्चुअली जब इनको पता किया गया कि ये क्या है, तो पता चला कि ये राइबोसोम्स हैं, जो इसकी मेम्ब्रेन की सतह पर प्रेजेंट होती हैं, और मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो ये प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। और लेकिन सभी जगह पूरी मेम्ब्रेन पर, यानी कि ये पूरी मेम्ब्रेन पर सभी जगह पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट
नहीं होता है। यहाँ इतने पार्ट में आप देख रहे हैं ये इनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पर सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होता है उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ सरफेस पर राइबोसोम होता है तो बेटा उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जनरली जो है न्यूक्लियस के जस्ट पास जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और ये जो थोड़ा सा दूर रहती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, तो इसे देखिए आगे हम इस डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं। देखिए सारा डिस्कशन जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोसेस rough wall because ribosomes remain attached on the surface with help of ribofurins। अगर आपको राइबोफोरिन प्रोटीन है जिसके माध्यम से इसकी सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस सरफेस पर अगर जो राइबोसोम्स हैं ये मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी सरफेस पर क्या है प्रेजेंट है राइबोसोम्स, तो किसी चीज़ से ग्लूड रहेंगे ना, किसी चीज़ से चिपके रहेंगे, तो जिसके माध्यम से चिपके रहते हैं वो एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन होती है। अगर आपको नाम याद रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही RER लिखेंगे। RER इज स्पेशली वेल डेवलप्ड इन सेल्स एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम जो है वो सेल का प्रोटीन बनाता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो सब राइबोसोम पे बनता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, कहीं उसमें शूज़ बनते हैं, कोई फैक्ट्री होती है बुक्स, वहाँ पे पेपर की फैक्ट्री होती है, कहीं कोई फैक्ट्री होती है वहाँ पर केमिकल बनता है, कोई जैसे सैनिटाइजर बन रहा है, कहीं आज मास्क बन रहा है। तो वैसे ही राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो यानी सेल का प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम में बनता है। और क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं और इनकी वजह से ही राइबोसोम के इन रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाने की वजह से ही इनकी सतह जो होती है खुरदुरी रफ से दिखाई देती है, और इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्पेशली उन सेल्स में पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे आप इस बात को, यानी कि देखिए साफ साफ लिखा है ये कहाँ पाया जाता है, एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम इनकी सरफेस पर पाए जा रहे हैं, RER की सरफेस पर। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको बार बार कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सरफेस पर अगर पाया गया है राइबोसोम तो इसे तो हम बोलेंगे, सरफेस पर मान लीजिए ये राइबोसोम पाया गया है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये हिस्सा मान लीजिए इतने हिस्से में नहीं पाया जा रहा है सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअली लिपिड की सिंथेसिस से संबंधित होती हैं, यानी कि प्रोटीन कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे SER लिखते हैं, वो क्या बना रही है? वो बना रही है लिपिड। और आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो लिपिड कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में पाई जाती है, मसल सेल्स में, वो एक स्पेशलाइज्ड हाईली मॉडिफाइड यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो कि कार्डियक सेल में या कार्डियक टिश्यू में और स्केलेटल मसल टिश्यू में पाई जाती है। तो वो स्पेशल उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। आपको इतना याद रखना है, सिर्फ 2 बातें
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन्स का बना हुआ एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कहीं राइबोसोम सरफेस पर अटैच्ड रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं। जब सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड हैं तो उस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच नहीं होता सरफेस पर, वो सतह उनकी चिकनी दिखाई देती है, इसीलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही आपको अभी तक मैंने बताया और आपके लेवल पर अगर आप ये याद रखते हैं तो बहुत है। तो इसी तरीके से देखिए कि ओरिजिन कहाँ से होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलते हैं, यानी कि इनकी ओरिजिन कहाँ है। देखिए इनकी पोजीशन भी मैंने आपको बताई थी कि ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, एकदम इसी से अटैच्ड रहते हैं ये ऐसे। तो इनकी ओरिजिन भी एक्चुअली कि ये जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एनवलप है इसी से मिलता जुलता रहता है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ से आती है, न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पर जब न्यूक्लियस विभाजित होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, तो उसी समय ये बनती हैं। ओरिजिन कहाँ से, यानी ये न्यूक्लियर ओरिजिन की है। न्यूक्लियर एनवलप से टूटता है न्यूक्लियर एनवलप डिवीजन के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, अब स्ट्रक्चर और हम आज इसका और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हमें इसमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ऐसे मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में बताया भी। तो वो स्ट्रक्चर्स हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो बार बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स जो बना के दिखा रही हूँ यही यहाँ पर 3D डायग्राम में बनाकर दिखाया गया है। इसे देखिए, ये देखिए यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सतह पर रेड रेड कलर के राइबोसोम्स हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सतह पर नहीं है। ठीक, तो एक तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये हो गया। और 2 और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक सिस्टर्नी और ये है वेसिकल। तो गोल गोल संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं तो इनको वेसिकल कहते हैं, और ये फ्लैट ऐसी संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं तो इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो इनका बस जब ये काम करते हैं तो काम करने में जो इन्होंने प्रोटीन बनाया, जो इन्होंने लिपिड बनाया, इसको क्या है भाई, इसको आगे कहीं भेजेंगे ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं से ऐसे स्ट्रक्चर कुछ निकलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो इसी सामान को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से सामान जाना चाहिए ना जहाँ ज़रूरत है। यहाँ बिस्किट बहुत बन रहा है लेकिन फैक्ट्री में ही रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, जो कंज्यूमर उसके पास पहुँचना चाहिए। उसी तरीके से ये जो है इस स्ट्रक्चर में लिपिड और प्रोटीन बनता है, लेकिन इनके माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल में अलग अलग जगह जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है लिपिड की और प्रोटीन की, तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया। फिर और देखिए डिटेल में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम देखते हैं सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है। ये हिस्सा देखिए, इसमें दाने दाने जैसी संरचनाएं आपको काली काली दिखाई दे रही है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कहीं भी सरफेस पर कोई दानेदार संरचना नहीं दिखाई दे रही, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी को थोड़ा एनलार्ज करके देख रहा है तो ये ऐसी दिखाई देती हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो ये मेनली ट्यूब्स ही जो होती हैं इन्हीं को कहते हैं कि यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इन्हीं से ही अगर कभी ये ऐसा कोई हिस्सा अलग हो जाए या कोई ऐसा हिस्सा अलग हो जाए तो ये वेसिकल है और ये सिस्टर्नी है। और ये अलग क्यों होगा भाई, जब कोई चीज़, कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें कोई टूट फूट होती होगी, कभी वो कुछ बनता होगा और कोई भाग नया बनता होगा, कोई पुराना भाग टूटता होगा, तो उस दौरान भी ये स्ट्रक्चर बनते हैं। और बाकी इनमें जो काम हो रहा है लिपिड और प्रोटीन बनने का, उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना सेल के बाकी हिस्से में, है ना, तो वो काम भी ये ही करते हैं वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए
कि जो दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि चाहे रफ टाइप का हो चाहे स्मूथ टाइप का, दोनों में ही अंदर क्या होता है, कोई स्पेस होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, बहुत छोटा सा बनाती हूँ मैं, ये एक ऐसा छोटा सा बनाया, तो इसके अंदर देखिए कुछ स्पेस है ना, ये अंदर की तरफ जो स्पेस है ये स्पेस है, ठीक है। और ये रह कहाँ रहा है, ये स्ट्रक्चर कहाँ रह रहा है, ये सेल के अंदर रह रहा है। और सेल के अंदर भी स्पेस है, ये स्पेस क्या है सेल के अंदर का, ये स्पेस इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो एक सरफेस जो है इसका यानी कि एक है जो इस तरफ हिस्सा है, तो ये क्या है, इसका साइटोसोलिक स्पेस है, यानी कि साइटोसोलिक भाग है जो साइटोसोल की तरफ है। और ये जो अंदर की तरफ भाग है ये सिस्टर्नल स्पेस है, या ये अंदर जो कैविटी है स्पेस है सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमिनल कैविटी, अंदर जो है ल्यूमिनल स्पेस या सिस्टर्नल स्पेस इसे कहते हैं। यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर का जो हिस्सा है वो ल्यूमिनल स्पेस है, और जो बाहर का है मेम्ब्रेन के वो साइटोसोलिक स्पेस है। तो जाहिर सी बात है, बाहर साइटोप्लाज्म है तो साइटोसोलिक स्पेस ही कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, बताया मैंने आपको, दो ही बेसिक डिफरेंस है, वो आपको याद रखने हैं अपने लेवल पर। एक तो क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, और यहाँ पर राइबोसोम्स लगभग या तो नहीं होते हैं, होते भी है तो बहुत कम होते हैं। स्मूथ में आप ये समझ के चले कि नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी सरफेस जो है स्मूथ लगती है, और इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं तो यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यहाँ लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल लेवल पर कुछ और डिफरेंस होते हैं, पर बेसिक यही डिफरेंस आप याद रखिए, आपके लेवल पर इतना पर्याप्त है। बहुत पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ जाता है, कभी 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आ गया कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाइए। तो बस इतना बनाना है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं आपको बार बार बना के दिखा रही हूँ, यही वाला आपको बस केवल वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना होता है, और इस पर कहीं कहीं आपको ऐसे राइबोसोम बिठा देने होते हैं। जहाँ राइबोसोम बिठा दो उसको कहो कि ये RER है, जो नहीं होगा राइबोसोम जिस पे, उसको कहोगे ये SER है, बस यही इसका स्ट्रक्चर है, 2 नंबर में आ जाएगा। फिर और क्या कहेगा कि बताइए दोनों का RER और SER का डिफरेंस बताइए, तो उसमें आपको क्या लिखना है कि जो RER है उसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, SER की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जो SER है वो लिपिड की सिंथेसिस करती है। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही 5 नंबर के आंसर में लिखना है, और यही आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। ओके अब आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं, ये मेरे ख्याल से अब लास्ट स्लाइड है, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या काम है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये पहले ही मैंने आपको बताया कि ये सेल के अंदर है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही ये ऐसा स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है। तो ये क्या करता है, अंदर एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मॉलिक्यूल का एक्सचेंज मैंने बताया ना आपसे कि वेसिकल्स बनते हैं इससे, और सिस्टर्नी बनती है, ये वेसिकल हुआ, ये सिस्टर्नी जैसा स्ट्रक्चर बना के ये क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही लाने ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। और इनकी ओरिजिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इनमें लिपिड सिंथेसिस होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। यानी कि अगर कोई किसी ने जहर खा लिया तो उसका असर कम हो जाए, किसी की बॉडी में वेनम इंजेक्ट हो गया, सांप काट लिया किसी ने किसी को, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने में कुछ हद तक हमारी कोशिकाएं जो हैं वो काम करती हैं, उसका एंटीडोट बने ऐसा करके, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, और जो एंटीडोट होता है वो प्रोटीन ही होता है नेचर में। तो कुछ हद तक डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती हैं अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में आ जाता है तो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मेन है, मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कराने में हेल्पफुल है, इंट्रा